हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, पेपर फर्स्ट की तहत मॉड्यूल नंबर 5, जिसके अंदर हम गणितीय अवधारणाएं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कर रहे थे। इससे पहले हमारे पास हमने एक लेक्चर कर लिया है, प्रीवियस लेक्चर, जिसके अंदर हम लॉगरिथम लघु गुणक के बारे में चर्चा की थी। अब जो आज हम चर्चा करने वाले, हम चर्चा करेंगे कैसे एक वक्र खींचा जाता है, कर्व स्केचिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसके अंतर्गत हमारा पहला ही जो टॉपिक है या बिंदु है वो आता है फलन। फलन क्या होता है? अगर फलनों की आप बात करोगे तो ये है क्या होते हैं, चर राशियां। कोई मानते दो चर राशि, जैसे कोई है हमारे पास एक्स वाई, दो चर राशियां एक्स वाई किसी संक्रिया एफ के लिए, किसी संक्रिया f के लिए क्या हो, x का मान y के निश्चित मान, हम क्या निकाले, x का कोई मान निकालते हैं जिससे कि y का भी एक क्या निश्चित मान हमें प्राप्त होता हो, तब हमें क्या कहते हैं, y को x का फलन कहते हैं। क्या के बार देख लीजिए, तो चर राशि लेते हैं x और y लेते हैं, उन चर राशियां कि अगर बात करें किसी संक्रिया f के लिए, इस प्रकार से परिभाषित हो कि हम एक x का निश्चित मान लेते हैं और उस x के निश्चित मान के लिए हमें y के भी निश्चित मान प्राप्त होते हैं, तब क्या होता है, y x का क्या होता है, फलन होता है। अगर इन राशियों की और बात करेंगे ना, जैसे x की अगर और बात करें तो ये क्या होता है, स्वतंत्र राशि, क्या होती है, स्वतंत्र राशि होती है। मतलब इस x के लिए हम क्या करते हैं, x राशि के लिए हम क्या करते हैं, इच्छा अनुसार क्या रखते हैं, मान को रखते हैं। जबकि जो y है क्या, वो x पे डिपेंड करते हैं, मतलब ये आश्रित राशि है। x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगी, y जो क्या होगा, x पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, आश्रित राशियां होती है। अब हम बात करेंगे समकोणीय निर्देशांक पद्धति की बात करेंगे, या हम बात करते हैं कार्तीय पद्धति की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, तो कोई क्रमित युग्मों की बात करेंगे एक्स व वाई। प्रथम घटक क्या होती है, भुजा होती है। प्रथम घटक क्या होगी, इसमें भुजा होगी। द्वितीय घटक क्या होगी, इसके अंदर कोटि होने वाली है। को मानकर हम क्या करते हैं, क्रमित भुजा युग्म को हम एक कार्तीय तल में एक बिंदु रूप में प्रस्तुत करते हैं, वही हमारे पास क्या आती है, कार्तीय पद्धति कहलाती है। मतलब एक तो घटक के अंदर हम बुझा लेंगे कुछ इस रूप में, इस प्रकार से। दूसरे हम इसके अंदर क्या लेंगे, निर्देशांक लेंगे, कोटि लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, इसके अंदर हम कोटि लेने वाले हैं। और एक जब हम बिंदु के रूप में यहाँ पर परिभाषित हो जाता है, इस तल को हम क्या बोलते हैं, कार्तीय पद्धति कहते हैं। प्रस्तुत करेंगे तो बिंदु प्रस्तुत होगा, क्या होगा, एक बिंदु प्रस्तुत होने वाला है। इसमें कुछ वर्ड देख लेते हैं। पहला आता है निर्देशांक। निर्देशांक की बात करोगे ना, तो निर्देशांक कुछ x और y के रूप में परिभाषित होते हैं। कैसे रूप में होते हैं, x व y के रूप में परिभाषित होते हैं। जैसे इनको नाम दे x, सॉरी y, ये हो जाता है y डैश, इसको लिख देते हैं x, ये हो जाता है x डैश। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, किसी भी तल के लिए या वक्र के लिए निर्देशांक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे समकोणाक्ष। अब अगर बात करोगे ना, जैसे ओ वाई की बात करोगे, ओ एक्स की बात करेंगे, एक दूसरे क्या यहाँ पर लंबवत है, समकोण रूप में है। इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समकोणाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोणाक्ष कहते हैं। मूल बिंदु की बात करोगे, जिसके अंतर्गत एक्स और वाई अक्ष क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। जिस बिंदु पर ये काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। उसको हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है, हमने बता दिया आपको। तीसरा इसके अंदर निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम के अंदर क्या आता है, जिसके अंतर्गत हमारी क्या होता है, एक्स और वाई अक्ष
और 0 मूल बिंदु को साथ में हम क्या बोलते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स और वाई अक्ष और 0 मूल बिंदु को हम क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं। ठीक है, अब कार्तीय तल की बात करोगे जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक्स व वाई को दर्शाते हैं, एक्स व वाई को दर्शाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, कार्तीय तल कहते हैं। ऐसे को बिंदु है यहाँ पर, इस रूप में ये परिभाषित इसको किया जाता है। ठीक है, अब बात करें बिंदुओं का अंकित करना। हम बिंदुओं किस प्रकार से अंकित करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, किस प्रकार से बिंदुओं को अंकित करते हैं। अब देखिए बिंदु हमें क्या प्राप्त होंगे, एक जो बिंदु में प्राप्त होने वाला है वो हमें ओ वाई के बीच प्राप्त होगा, एक हमें क्या मिलेगा, ओ एक्स पर मिलने वाला है। ठीक है, एक कहाँ पर मिलेगा हमें, ओ एक्स पर मिलेगा, एक ओ वाई के अंदर भी मिलने वाला है। और जहाँ पर ये बिंदु मिलते होंगे, जिस क्षेत्र में ये दोनों बिंदु मिलते होंगे, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, मूल बिंदुओं को अंकित कर देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको कुछ लंबाई के रूप में मापित करते हैं, इसके रूप में करते हैं, लंबाई के रूप में मापित करते हैं एक्स भुजा को और वे वाई भुजा को। ठीक है, जब हम एक्स भुजा को मापित करते हैं तो इसके दो मान निकलते हैं, एक तो मान क्या निकलता है धनात्मक, एक मान क्या निकलता है इसे ऋणात्मक मान निकलता है। ठीक है, और अगर वाई की भी बात करोगे तो इसके अंदर भी धनात्मक ऋणात्मक मान निकलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, जो मूल बिंदु से ऊपर वाला हिस्सा है वाई का, वो तो हमारे पास धनात्मक होता है, और मूल बिंदु से जो नीचे वाला इसका जो भाग होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक भाग होता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बिंदुओं को अंकित करते हैं। ठीक है, जो हमें बिंदु प्राप्त होंगे उनको उनके अंकों के आधार पर हम रखते हैं। अब हमारे पास आता था पाद या चतुर्थांश। अब चतुर्थांश की बात करोगे, कुल 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है, 4। इनको नंबर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसको फोर्थ देते हैं। अब अगर पहले भाग की बात करोगे तो दोनों को दोनों यहाँ पर क्या होता है, पहला चतुर्थांश क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि इसमें वाई अक्ष भी और एक्स अक्ष दोनों क्या है यहाँ पर धनात्मक है। दूसरे भाग की इसमें बात करूँ तो वाई एक्स इसमें क्या है धनात्मक और एक्स क्या है ऋणात्मक, तो इसमें क्या है धनात्मक ऋणात्मक भाग होने वाला है। तीसरे भाग की बात करोगे जो एक्स इसके अंदर धनात्मक है जबकि वाई ऋणात्मक है, ये भी धनात्मक ऋणात्मक भाग होने वाला है। चौथे भाग की बात करोगे एक्स भी ऋणात्मक है और वाई भी ऋणात्मक है, तो इसका चौथा भाग क्या होगा, ऋणात्मक भाग होने वाला है। मतलब इसको आप लिखोगे ओ एक्स और ओ वाई बेस के रूप में भी इसको आप लिख सकते हो। मतलब यह भाग इसका क्या होगा, ऋणात्मक भाग होने वाला है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसमें अंतिम 2 बिंदुओं को भी देखते हैं। फलन का आलेख कहते हैं, आलेख की बात करने वाले। तो फलन का आलेख क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना वक्र की, वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, वक्र के प्रत्येक बिंदु पर अगर फलन y इक्वल टू एफ एक्स को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, वक्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या फलन y इक्वल टू एफ एक्स को संतुष्ट करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फलन का आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, फलन का आलेख। इसको हम क्या ज्ञात, इसके द्वारा हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, पहले इस प्रकार से सारणी का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू होगी, यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है, y नहीं है तो हमारे पास क्या लिखेंगे, एफ एक्स रखेंगे। ठीक है, अगर x की वैल्यू आप 0 रख रहे हो, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी प्राप्त होगी, हमारे पास -3 प्राप्त होने वाला है। ठीक है, फिर मैं x की वैल्यू कितना रख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। 1 रखने पर कितने वैल्यू प्राप्त होगी, -1। ठीक है, अगर s की वैल्यू यहाँ पर आप 2 रख दीजिए, 4,
कितनी प्राप्त होगी हमें? 1 प्राप्त होने वाला है। 3 रख दीजिए 6, वैल्यू प्राप्त होगी, 3 वैल्यू प्राप्त होगी। जब आपने एक्स की वैल्यू 0 रखी तो हमें एफ एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? -3। अगर 1 रखोगे तो -1 प्राप्त होगी। 2 रखोगे तो हमारे पास कितनी प्राप्त होगी? 1 प्राप्त होगी इसकी वैल्यू। अगर आप 3 रखते हो तो क्या प्राप्त होती है? हमारे प्लस की 3 वैल्यू में प्राप्त होती है। अगर आपको इसको वक्र के रूप में परिभाषित करना है, क्या करना? वक्र के रूप में परिभाषित करना है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? y और y, x और x। ठीक है, अब इसको क्या देना है? हमें बिंदु को अंकित करना है। बिंदु किस प्रकार से अंकित करोगे? क्योंकि हमारे पास पैमाना क्या है यहाँ पर? 3 लंबाई तक ही है, तो इसका ये तो 0 होने वाला है, तो 1 2 और 3। नीचे भी ये ऋणात्मक भाग में आ जाएगी, तो 1 माइनस का 1 गेस तो माइनस का 2 गेस तो माइनस का 3। यहाँ पर प्लस का 1 2 और 3। यहाँ पर अगर बात करो तो -1 -2 और -3। ठीक है, हमारे हम क्या करते हैं? इसमें मान रखते हैं, हमें देखते हैं वक्र किस रूप में प्राप्त होता है। जब हम रखते हैं x की वैल्यू 0 और एफ एक्स की वैल्यू हम कितने रखते हैं? -3 रखते हैं। x की वैल्यू 0 मतलब यहाँ पर आता है हमारे पास मान। अब क्या रखने वाले हम? x की वैल्यू 1 रखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास ये रही 1, और एफ एक्स की वैल्यू की बात करोगे -1। ये हमारे पास लगभग आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 2 और 1 की। तो थोड़ा और 2 ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 2 और एफ एक्स की वैल्यू आएगी 1, लगभग यहाँ पर आएगा। और ये आगे कहाँ जाएगा? 3 पर, 3 और 3। ये हमें कुछ इस रूप में इसकी रेखाएं प्राप्त होगी। अगर आप इसको स्केल से बनाते हो तो और सही से बन जाएगा, 3 और 3। ठीक है, इस रूप में हमें ये रेखा प्राप्त होने वाली है। ठीक है, ये x और y के प्रत्येक मान के लिए हमें संतुष्ट होगा, और ये हमें रेखा क्या होगी? सरल रूप में प्राप्त होने वाली है। अब देखते हैं इसका दूसरा। हमारे पास क्या आता है? सरल रेखा का ढाल। जब हम बात करते हैं कोई सरल रेखा की समीकरण है y = a + bx की बात करोगे, जहाँ पर x अक्ष का जो कोण है वो उसकी अगर बात करोगे स्पर्शज्या होगी। जहाँ x कोण है उस कोण की जो स्पर्शज्या होगी वही हमारे पास क्या कहलाएगी? रेखीय ग्राफीय ढाल। तो सरल रेखा समीकरण है, उसमें अक्ष कोण है, उस x कोण की बात करोगे, उसकी स्पर्शज्या की बात करोगे, उसमें रेखीय जो ढाल होता है वही क्या कहलाता है? हमारे पास सरल रेखा का ढाल कहलाता है। अगर y अक्ष इसको काटती होगी तो वो क्या कहलाती है? हमारे पास अंतःखंड कहलाती है। अगर क्या काटे? y अक्ष इसको काटे तो वो क्या कहलाती है? अंतःखंड कहलाती है। देखिए, अगर इसमें अगर बात करोगे y और x की वैल्यू ज्ञात रखते हैं हम इसके अंतर्गत भी, x और y। पहले हम क्या रख लेते हैं? x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू में कितनी प्राप्त होती है? 6। इसमें y की वैल्यू 0 रख दीजिए, सॉरी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू प्राप्त होगी -2, क्योंकि 6, तो 6 की पावर जी हमें कितनी प्राप्त होगी? -2 प्राप्त होती है। ठीक है, इसको भी ग्राफ के रूप में निरूपित कर लेते हैं। ये हमारे पास रहा y अक्ष, ये रहा हमारे पास y, ये रहा x। इसको वैल्यू देते हैं हम 2 4 और 6, 2 और 6, 2 4 और 6, 2 4 और 6, और पास 2 4 और 6। ठीक है,
पहले हम बात करते हैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, मतलब यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -2 यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, जो x के रूप में ये ढाल है, ये वाला कोण है यहाँ पर, जो कोण बनाता है इसी को बोलते हैं हम, इसी स्पर्शज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी स्पर्शज्या कहते हैं, जिसको हम tan थीटा के रूप में निकालते हैं। इसमें हमारे पास पहले इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही थी, 6/2। ठीक है, ये आधार रही, इसकी एक करण रहती है। वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, tan थीटा की हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई 3। कितनी प्राप्त होती है, tan थीटा की प्राप्त हो रही है। ये इसका आधार है, ये इसका कर्ण है। लंब बटा आधार होता है tan, तो हमने tan थीटा याद कर लिया। इसकी ढाल कितनी निकल कर आती है, 3 निकल कर आती है। अब बात करते हैं इसका एक सामान्य रूप होता है समीकरण, ये होता है इसका ढाल के रूप में समीकरण, ये होता है अंतःखंड के रूप में समीकरण। एक किसमें रूप में परिभाषित होता है, अंतःखंड के रूप में समीकरण परिभाषित होता है। आगे बात करेंगे, बात क्या करेंगे, अवकलन या डिफरेंशिएशन की हम बात करने वाले हैं। इसी की बात करेंगे, अवकलन या डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं। मैथ का टॉपिक है, केमिस्ट्री के अंदर आपको थोड़ा बहुत ये टॉपिक दिया गया है। ठीक है, पहले हम इसे देख लेते हैं, फलन की सीमाएं क्या होती है। क्या होती है, फलन या फंक्शन देख लेता हूँ मैं। मानता हूँ मेरे पास कोई फलन दिया है, y इक्वल टू क्या दिया है, fx दिया गया है, जिसकी मैं सीमा क्या मान लेता हूँ, वो सीमा इसके अंतर्गत इसकी l है। ठीक है, और s का जो मान होता है ना, s का जो मान होगा वो x माइनस ए के लिए क्या होगा, प्राप्त छोटा होगा। क्या होगा, x माइनस ए के लिए क्या होगा, प्राप्त छोटा होगा। इसको लिखते कैसे, लिमिट x से a की ओर, फलन x इक्वल टू क्या होगा, लिमिट इसके l तक लिमिट है। इसको लिखा किस प्रकार से गया है, इसको इस प्रकार से लिखा गया, जो x है ना वो क्या है, a की ओर अग्रसर है, x a की ओर अग्रसर है। ठीक है, और ये जो जब x a की ओर अग्रसर होता है a के बड़े मानों के लिए, जब x a की ओर अग्रसर हो a के कितने बड़े मानों के लिए, तो उसे बोलते हैं हम दायी सीमा बोलते हैं। ठीक है, और अगर a के छोटे मानों की ओर अग्रसर हो x, तो उसे क्या बोलते हैं, हम बाह्य सीमा कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चर हमने क्या माना, चर x की किसी मान पर a का फलन fx और l दोनों भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, जब मैं fx है ना उसी जगह मैं क्या ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ और l। ये जरूरी कभी भी नहीं होगा कि f a के जो मान निकाला हो, जैसे मान निकालता हूँ मैं, इसे 2 आ जाता है, इसको 4। जरूर नहीं है कि ये दोनों जो लिमिट हमने ली है और जो fx का जो मान माना वो चर a 2 लिया है या a लिया है, उसका मान भिन्न भिन्न हो और उस पर समान हो। जैसे 2 इक्वल टू 2 भी हो सकता है, कब होगा, जब उसको हम ज्ञात करते हैं। दाईं में बाईं सीमाओं की मैंने बात की थी कि जब x a की ओर अग्रसर हो a के बड़े मानों के लिए, तो उसे हम बोलते हैं दाईं सीमा। ठीक है, इसको लिखते हैं किस प्रकार से, इसको लिखते हैं हम a प्लस, जहाँ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पर केवल इतना ही परिवर्तन है, तो इसको लिखा जाता है a प्लस 0 के रूप में। जब हम दाईं सीमा की बात करेंगे, जब बाईं सीमा की बात करोगे तो इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, a माइनस 0 के रूप में लिखा जाता है। आगे जब और बात करेंगे ना, तो जो x है ना, x को हम परिवर्तन करके h के रूप में लिखते हैं। x को परिवर्तन किसके रूप में लिखते हैं, h की ओर लिखते हैं। देखिए देखो हमने ये लिख रखा है, या इसको हम fx लिख सकते हैं या a प्लस 0 लिख सकते हैं। x के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, a प्लस h। यहाँ पर देखिए a प्लस h लिख लिया, जहाँ हम देख रहे x की x a की ओर अग्रसर हो रहा था, वही मैंने क्या कर दिया, h क्या हो रहा है, h हो रहा है 0 की ओर अग्रसर। h क्या हो रहा है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। केवल इतना ही परिवर्तन किया है, जो हमने लिखा था यहाँ पर fx लिखा था, ठीक है, और लिमिट l लगाई थी। यहाँ पर हमने fx लिखा था, लिमिट क्या लगाई थी, हमने l लगाई थी। तो इसको हमने किस रूप में लिखा है, इसको हमने a प्लस h की ओर लिखा है, जहाँ ये x
ए से 0 की ओर अग्रसर था तो एच किसकी ओर हो जाता है, 0 की ओर अग्रसर हो जाता है। इसका विपरीत क्या होगा, बाह्य सीमा होगी। बाह्य सीमा क्या होगी, बाह्य सीमा होगी एक्स के छोटे मानों के लिए बाईं ओर अग्रसर होगी। ठीक है, इसको इस प्रकार से ए माइनस एच, ए माइनस 0 के रूप में इसको व्यतीत करते हैं। जहाँ एक्स का मान है वहां पर हम क्या लिख देते हैं, ए माइनस एच लिख देते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है अवकलज। क्या आता है, अवकलज आता है। ठीक है, अब मैंने क्या को फलन मान लिया, इसी प्रकार से y इक्वल टू एफ एक्स मान लिया है, जहाँ x क्या है, कोई भी चर है। ठीक है, स्वतंत्र चर है, स्वेच्छा से हमने क्या कर दिया है, उसमें कुछ परिवर्तन किया है, अपनी इच्छाओं से क्या है, उसमें परिवर्तन किया है। जब परिवर्तन करोगे ना तो आता है डेल्टा x और y। ये तो हमने परिवर्तन किसके सापेक्ष किया है, x के सापेक्ष परिवर्तन किया है। अगर आप y के सापेक्ष अगर परिवर्तन करते हो तो परिवर्तन क्या हो जाता है, डेल y हो जाता है। ठीक है, अब y के सापेक्ष परिवर्तन और x के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, जो भी हमने लिखा है डेल x अपॉन डेल y लिखा है, इसको परिवर्तन को लिखा है, ये क्या होगा, x के सापेक्ष y में परिवर्तन होगा। क्या बोला जाता है, ये बोला जाएगा x के सापेक्ष y में परिवर्तन बोला जाएगा। अगर इसका उल्टा लिख दिया तो y के सापेक्ष x में परिवर्तन ये बोला जाएगा। ठीक है, ये जो हमने भिन्न लिखा है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको कैसे लिखा है, जिसमें परिवर्तन होगा ना, जिसमें परिवर्तन होगा वो क्या, वो ऊपर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। अगर यहाँ पर मैं डेल्टा t लिख दूं और डेल x लिख दूं, तो अब x के सापेक्ष t में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर y में सापेक्ष x में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसको लिखते इस प्रकार से देखते हैं। जो मैंने माना कोई परिवर्तन है तो उसको y प्लस डेल वाई के रूप में लिखा है, और x में जो परिवर्तन तो डेल अपॉन डेल x के रूप में लिखा है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया फंक्शन x प्लस डेल एक्स फंक्शन माइनस वाई, इसको लिख दिया मैंने एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स का फलन लिख दिया है। इसको भिन्न के रूप में लिखा तो मेरे पास ये मान प्राप्त हो जाता है। जहाँ पर क्या होगा, जो डेल एक्स में जो परिवर्तन है, परिवर्तन कम करते करते तो 0 की ओर चला जाएगा। इसी प्रकार से x भी y भी क्या होगा, परिवर्तन करते हुए 0 की तरफ चला जाता है। ये हमारी प्रमुख परिभाषा है। अगर डेल एक्स में हम बात करें परिवर्तन 0 की तरफ अग्रसर हो, क्या हो, 0 की ओर अग्रसर हो, तो एफ एक्स जो फलन है, एफ एक्स का जो फलन है x के सापेक्ष जो भिन्न होगा, अगर इसका परिवर्तन क्या 0 के सापेक्ष होने वाला है, तो भिन्न जब डेल वाई अपॉन डेल एक्स की बात करोगे, सीमा को एफ एक्स का क्या बोलते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कहा जाता है। वापिस सुन लीजिए, मैंने कहा जब जो हमने परिवर्तन किया था थोड़ा बहुत, अगर वो परिवर्तन शून्य की ओर अग्रसर हो और वहां पर हमने भिन्न निकाला था डेल वाई अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष क्या कहलाता है, उसका अवकलज कहलाता है। एक्स के सापेक्ष ये क्या कहलाता है, अवकलज, जिसको हम अलग अलग कहते हैं। प्रमुख थे आप डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में ही देखोगे इस अवकलज या अवकलन को, या आपको डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स एफ एक्स के रूप में डेफिनेशन एफ एक्स के रूप में डी वाई के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स लिमिट एक्स से 0 की ओर अग्रसर होगा, या इसको डेल डी वाई अपॉन डी एक्स लिमिट एक्स की ओर या फंक्शन एक्स प्लस डी एक्स के रूप में और एफ एक्स डी एक्स के रूप में इसको लिखते हैं। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम जो अवकलन के हैं कुछ फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल करेंगे और अवकलन के नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, जो हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे अवकलनों की बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के जो अवकलन के सूत्र हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे। स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और कॉपी में अच्छे नोट डाउन कर लेना अच्छे से उसको। जो मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए आसानी होगी, जो बायोलॉजी बंदे हैं जो बायो पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी तो हो सकती है, परंतु आप बेसिक 2-3 फॉर्मूले देखिए जो इसमें एग्जाम्पल कराए हुए हैं, आप उनको देख के चले जाइए, लगभग सवाल से होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है,
अब हम आगे देखने वाले हैं इनके फॉर्मूलाज को देखने वाले हैं। देखिए पहला ही फॉर्मूला देखिए, अगर y इक्वल टू xn के रूप में दिया गया है, मतलब कोई y फलन है उसकी पावर कुछ n है, तो उसका अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx। जो n पावर है वो आगे आ जाती है, n पावर क्या जाएगी, आगे आ जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी, जो उसकी पावर है ना घटकर -1 हो जाती है। इसी रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, जैसे ये इसको करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब इसको करने का प्रयास करते हैं ना, x की पावर 2 है, पहले आप अवकलन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। दो पावर इसके ऊपर है तो वो क्या जाती है, आगे आ जाती है, और 2 से हमें घटाना है 1। 2 से क्या घटाओगे आप, एक पावर से हम 1 कम करते हैं, फिर इसको आगे कर लीजिए, 2 कितनी पावर हो जाती है, ये इसका अवकलन है। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं y वाला, देख लीजिए 3। अगर इसको आप सही रूप से लिखना है तो इस रूप में आप लिखिए x की पावर -2। जब नीचे कोई पावर होती है ना, ऊपर आप आते हैं क्या हो जाती है, वो माइनस में हो जाती है। अब इसका अवकलन आप आसानी से कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स। -2 इसके आगे आ जाएगा, और -2 में आप -1 को एक और ऐड कीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स -2 और x की पावर -3 डी वाई अपॉन डी एक्स। -3 जाते हैं नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर 3। ये इसका अवकलन है। ठीक है, और इसका अवकलन आप उन्हें अपने कीजिए, घर पर करने का प्रयास कीजिए। अब हम देखने वाले हैं अवकलनों के कुछ मुख्य नियम। पहला नियम है कि जब हम किसी चर राशि का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष, तो उसका मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अगर किसी फंक्शन के में, किसी मान में अचर राशि की बात करोगे, क्या बात करोगे, किसी भी हम बात करने वाले किसी भी चर राशि की बात करोगे, उसके आगे क्या हो, कोई अचर राशि हो, जब हम उसका क्या करते हैं, अवकलन करने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या आपके गुणनफल के रूप में ही पड़ी रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। देखते हैं, अगर मैं मानता हूँ ये कोई मेरे पास फलन है, जैसे 2 है, क्या है मेरे पास 2 है, इसका मुझे अवकलन करना है। जब आप s के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो क्या आता है, 0 में प्राप्त होता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर 2 आ सकते हैं, जैसे कोई मान लेते कोई k आ रहा है, ठीक है, तो परिभाषित ना हो, अगर कोई मान लेते 10 आ रहा है, 8 आ रहा है, या 800 कुछ भी है, उसका मान क्या होगा, जब आप अवकलन करोगे तो उसका मान 0 प्राप्त होने वाला है। परंतु अगर कुछ इस प्रकार से है तो ठीक है, अब क्या होती है, कोई अचर राशि है, अचर राशि गुणाफल क्या होगा अचर राशि से, जब इनका आप क्या करोगे, y का x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं, y का क्या करते हैं, x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं ना, वो गुणनफल के रूप में रहते हैं। किस प्रकार देखते हैं, इसका आप करते हो dy अपॉन dx। अगर आप x का करोगे तो x का क्या होता है, जब x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो उसका मान में 1 प्राप्त होता है। 2 इस प्रकार से लिखा तो कुछ नहीं होगा, तो dy अपॉन dx का मान कितना प्राप्त होता है, हमें 2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर हम करने का प्रयास करें, अगर कोई फलन दिया गया है y इक्वल टू 2 s की पावर 2 दी गई है, तो इसका भी किस प्रकार से, इसी प्रकार से 2 आगे आ जाएगा, 1 पावर इससे कम कर दीजिए, 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 4x। ये जो अचर राशि है, जो फलन से पहले अगर हम बात करें तो क्या वो गुणनफल के रूप में रहेगी, तो प्लस करने के बाद में क्या रहेगी, गुणनफल के रूप में ही रहने वाली है। अब बढ़ते फलनों का गुणनफल। जब फलनों के गुणनफल की बात करोगे और हम क्या करते हैं, सभी जो फलन है उनका अलग अलग करके क्या करते हैं, अवकलज निकालते हैं, और अवकलज निकालने के बाद में उनका जो योग होता है वही फलनों का योग कहलाता है। जैसे ये रहा हमारे पास, अब क्या करते हैं, हम x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, पहले में x का कर लीजिए, इसका कर लीजिए अवकलन। इसका अवकलन करोगे तो 6 क्या आ जाएगा आगे, तो 6 चौक हो जाता है 24, और इसकी पावर अगर कम कर दे तो कितनी बचती है, 5 बच जाती है, x की पावर 5। 4 वापस आगे आ जाएगा, तो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 3। इसकी बात करोगे तो 3 आ जाएगा, कुछ नहीं आगे, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 2।
10 के यहाँ पर अचर राशि, तो इसका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इसका अवकलन हो गया अलग अलग राशि, मतलब हमने इसका भी अवकलन अलग किया x के सापेक्ष, इसका भी अलग किया और इसका भी अलग किया है। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे फलनों का गुणनफल। जब आप फलनों की गुणनफल की बात करोगे ना, तो इसके अंदर क्या होता है, तो दो फलन लिया जाता है, तो एक फलन को हम कांस्टेंट रख देते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जैसा है वैसा रख दोगे, और दूसरा फलन का हम क्या करेंगे, अवकलित करेंगे। फिर हम आगे ही ट्रिक अपनाएंगे, हम क्या करेंगे, दूसरे फलन को कांस्टेंट या जैसा है वैसा रख देंगे, और पहले फलन का क्या करेंगे, हम अवकलित करेंगे। और एक के मध्य क्या आता है, प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है, देख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसे फलन ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, प्रथम फलन को मैं जैसा है वैसा रख देता हूँ, कांस्टेंट कहते हैं इसको ऐसे रखने को। फिर मुझे क्या करना है, log x का अवकलन करना है x के सापेक्ष। डी अपॉन डी एक्स को इस प्रकार से अभी बन तो log x। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, log x का करना है। ठीक है, और अब मैं क्या रख देता हूं, डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स। ठीक है, अब जब log x की बात करोगे ना, किसकी बात करते हैं, जब log x के अवकलन की बात करोगे तो वो उसका क्या वैल्यू केवल अपॉन एक्स होता है। और ई एक्स की बात करोगे ना, क्या बात करते हैं, जब ई एक्स की बात करोगे तो उसका अवकलन क्या होता है, सेम ही होता है, कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। ई एक्स का अवकलन क्या होता है, ई एक्स ही होगा। जब आप x का पुनः अवकलन, यहाँ पे क्या होता है, x का पुनः अवकलन भी होता है, x का क्या होगा पुनः, पर जब x का अवकलन आप पुनः करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। क्या आ जाती है, 1। तो इसको ई एक्स के रूप में ही रखते हैं। ठीक है, उसको पुनः कर लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में। इसका आप करोगे log x का कितना आ जाता है, 1/x आ जाता है। log ऐसे x ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर x। इसमें क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं e की पावर x, तो क्या जाता है 1/x और e की पावर सॉरी log x आ जाता है। क्या आ जाएगा, log x आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो हम बात करेंगे 3 फलनों का गुणनफल। हम क्या मान लेते हैं, जैसे कोई y बराबर है, जैसे फलन कोई fx है, ये कोई फलन gx है। ठीक है, और ये मैंने मान लिया कोई फलन hx है। ठीक है, इस प्रकार से कोई 3 फलन दिए हुए हैं। अब जब 3 फलन दिए जाते हैं ना, कब क्या होते हैं, 3 फलन दिए जाते हैं, तो 2 फलनों को हम कांस्टेंट रखते हैं, उनका मान स्थिर रखते हैं, जैसे fx और gx। हमें बस हम क्या करेंगे, hx का करेंगे ये सापेक्ष dx के सापेक्ष। फिर हम क्या करते हैं, पुनः अब हमें क्या कर देना है, fx और hx को आप कांस्टेंट रख दीजिए और g का कर लीजिए अवकलन। अगले के अंदर हम क्या करेंगे, हमें केवल आप किसका निकालना है, fx का निकालना है, तो gx और hx को आप कांस्टेंट रख दीजिए और fx का हम अवकलन निकाल लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं जब हमारे पास 3 अवकलन आ जाते हैं। अब बात आती है अस्पष्ट अवकलन को। हम क्या मानते हैं कि जो हम एक चीज को मान लेते हैं, जब हम अस्पष्ट दिया हो किसके सापेक्ष अवकलन, अगर वो नहीं पूछा गया या पूछ सकता है मैं डी वाई अपॉन डी जेड डी एक्स का मान निकालिए, तो हम किस प्रकार से मानते हो देखते हैं। किसी फलन को एक के सापेक्ष हम अवकलन मान लेते हैं। जैसे इसमें हम क्या मान लेते हैं, x और y दोनों फलन दिए गए, तो मैं मान लेता हूँ y के सापेक्ष मैं क्या करता हूँ, x का अवकलन करता हूँ। ठीक है, जिसके सापेक्ष अवकलन करोगे इसमें ध्यान देने की बात है, जैसे मैंने फलन मान लिया, किसका मान लिया है, तो उसका अवकलन आप करने वाले हो तो आ जाता है 3x²। डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू 3x² आ जाता है। परंतु जब आप y का करोगे ना, तो इसके अंदर आने वाला है 3y ही आएगा, सॉरी 6y आएगा, 3 इंटू 2y, परंतु साथ क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि y का जब अवकलन करते हो आपको पता है हम लिखते इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं, और 3 का अवकलन करोगे तो क्या आता है 0 आ जाता है।
ओके, इसको तो वापस से लिखते हैं, इसको इधर बैठते तो शून्य आ जाएगा 6y dy/dx। हमें वैल्यू किसकी याद करनी है, dy/dx की, तो dy/dx इधर रहने दीजिए और 3x² बट्टा क्या जाता है मान 6 आ जाता है। ठीक है, क्या जाता है 6y, इसमें आप इसको काट दीजिए, 2 बार कटता है तो वैल्यू क्या जाएगी x² बट्टा 2y माइनस का x² क्या जाएगा 2y आ जाएगा जब असपष्ट फलन हो। क्या हो, जब असपष्ट फलन हो। ठीक है, इसमें आता है श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम क्या होता है, जब हम 2 कोई 3 ले लेते हैं, ठीक है, जब dy/dx की बात करोगे तीसरे फलन की अपेक्षा हम जो अवकलन करते हैं, जब उनका दोनों का अवकलन होता है dy/dz, ये इससे कैंसिल हो जाता है, बचता है क्या हमारे पास dy/dx x का क्या बचेगा अवकलज बचने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या मान लेता हूँ, एक बार तो मैं इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है, मुझे करना है, सीधा नहीं निकालूंगा मैं dy/dx, नहीं इस बार सीधा नहीं निकालना है, क्योंकि सीधा निकालने जाऊंगा ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो 2 का इसका अवकलन करना पड़ेगा, इसका अवकलन करने के बाद मुझे इनका भिन्न भिन्न रूप से अलग करना पड़ेगा। इस प्रकार का फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको क्या मान लेता हूँ, y को क्या मान लेता हूँ z², y को क्या मान लेता हूँ मैं z² मान लेता हूँ। ठीक है, तो y को मैं z² मान लेता हूँ, माना जब z² मान लेता हूँ, ये फॉर्मूला जाता है मुझे x² बराबर 2x²। अब अगर मैं इसको बरत लेके जाऊँ ना तो यहाँ पे क्या बनता है, केवल z बच जाता है, क्या जाता है 2x। अब इसका आसानी से आप कर सकते हो। अब देखिए z को मुझे किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। ठीक है, ये तो सिंपल सा होने वाला है ना, dz/dx हो जाएगा। ठीक है, मुझे x का अवकलन z का अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो ये 3x² आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये जो फॉर्मूला बचा है ना ये, अब मुझे y का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करूंगा, z के सापेक्ष, तो dy/dz आ जाता है, और ये आएगा 2z², सॉरी 2z आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2z आ जाएगा। अब मुझे निकालना है dy/dx, इसके अंदर बस मान पुट करना है, हमें dy/dz का मान कितना आया 2z है, 2z पुट कर दीजिए, और इसका मान कितना आता है 3x² + 2, ये इसका आ जाता है अवकलन आ जाता है। जहाँ पर आप चाहें तो वापस z की वैल्यू पुट कर सकते हो, z की वैल्यू पुट करोगे तो रहता है √y अर्थात dy/dx, इस √y को आप 1/2 भी लिख सकते हो, 2 1/2 y 1/2 और 3x² और इसके रूप में भी आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाले क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।